आज हम बात करने वाले हैं ऐसे 4 लॉज की जिन्होंने साइंस में मेजर कंट्रीब्यूशन दिया है। हर साइंटिफिक रिसर्च का एक अपना इंपॉर्टेंस होता है एंड चाहे वो कितना भी छोटा लॉ हो, उसे फॉर्मुलेट करने के लिए उतनी ही मेहनत लगती है जितना किसी कॉम्प्लेक्स लॉ को फॉर्मुलेट करने के लिए लगती है। बट आज हम सिर्फ उन लॉज के बारे में बात करेंगे जिन्होंने साइंस में मेजर कंट्रीब्यूशन दिया है और मेनली जो मेरे फेवरेट्स हैं। न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ये दिखने में तो बहुत ही बेसिक लॉ लगता है, बट इस लॉ का डेफिनेशन 9th स्टैंडर्ड की बुक में कुछ ऐसा दिया गया है और 11th स्टैंडर्ड की बुक में थोड़ा और कॉम्प्लेक्स। एंड एच.सी. वर्मा की बुक में तो इसे वेक्टर्स की फॉर्म में बताया गया है। यानी इस लॉ को आप जितने डेप्थ में पढ़ते जाओगे आपको उतनी नई बातें जानने मिलेगी। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को सर आइजैक न्यूटन ने फॉर्मुलेट किया था इन 1686। इस लॉ का इंपॉर्टेंस इसलिए ज्यादा है क्योंकि इस लॉ में फोर्स, मास एंड एक्सेलरेशन का रिलेशन बताया गया है। मोमेंटम एंड इनर्शिया को इन्वॉल्व करके सेकेंड लॉ ऑफ मोशन ने न्यूटोनिक फिजिक्स को एक नया ही स्कोप दिया। ये लॉ यूनिवर्सल है एंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस का ओरिजिनेशन भी इस लॉ से ही हुआ। इस लॉ को द फोर्स लॉ भी कहा जाता है। मॉडर्न फिजिक्स में भी इसका इंपॉर्टेंस दिखाई दिया है। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये लॉ मेरे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस लॉ ने डायरेक्टली नेचर की टेंडेंसी को ही डिफाइन किया है, यानी कि नेचर में कौन से प्रोसेस हो सकते हैं इसे ही बता दिया। मैं आपको इसे एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे कि अगर आपने एक आइस क्यूब को फ्रिज से निकाल के रूम टेम्परेचर पर रखा तो वो पिघल जाएगा, क्योंकि नेचर की टेंडेंसी है कि वाटर को सॉलिड फॉर्म में नहीं लिक्विड फॉर्म में रखें। इसलिए ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस यानी कि अपने आप होता है। अब जो प्रोसेस को नेचर सपोर्ट नहीं करता, इसका मतलब ये नहीं है कि वो होगा ही नहीं। यानी कि नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस भी होते हैं बट अपने आप नहीं, उनको एक्सटर्नल एनर्जीज की ज़रूरत होती है। जैसे कि वो वाटर सॉलिड फॉर्म में रहेगा बट रूम टेम्परेचर पे नहीं, फ्रिज में, और उसके लिए एक्सटर्नल एनर्जी देनी पड़ेगी। और वाटर के लिक्विड फॉर्म होने का सबसे बड़ा एडवांटेज है ह्यूमन एग्जिस्टेंस, क्योंकि अगर वाटर लिक्विड फॉर्म में नहीं बट सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता तो ह्यूमन एग्जिस्ट ही नहीं कर पाते, क्योंकि हमें लिक्विड वाटर की ज़रूरत होती है। नेचुरल प्रोसेस उस तरफ भागते हैं जहां उन्हें ज़्यादा रैंडमनेस मिलती है। जैसे कि आप 5 कॉइन्स को टॉस करें और सब में हेड्स आए, इस रिजल्ट की पॉसिबिलिटी बहुत कम है क्योंकि रैंडमली अरेंजमेंट में ज़्यादा एनर्जी लगती है। तो इस रैंडमनेस को एंट्रोपी का नाम दे दिया गया। यानी कि जिस प्रोसेस में रैंडमनेस ज़्यादा होगी, जिसे अरेंज होने के लिए ज़्यादा मेहनत लगे, उसकी एंट्रोपी ज़्यादा होगी। जैसे कि आप निशाना लगाने का एग्जांपल ले लीजिए। कितनी पॉसिबिलिटी है कि बुलाए पे ही आपका निशाना लगे? बहुत कम। मैंने जो आइस एंड वाटर का एग्जांपल दिया था, उसमें लिक्विड वाटर इसलिए रूम टेम्परेचर में एग्जिस्ट करता है क्योंकि लिक्विड फॉर्म में मॉलिक्यूल्स की रैंडमनेस ज़्यादा होती है, कोई स्पेशल अरेंजमेंट नहीं होता। बट आइस में रैंडमनेस बहुत कम होती है, एक स्पेशल अरेंजमेंट होता है सॉलिड फॉर्म में। इसलिए नेचर में क्रिस्टलाइन अरेंजमेंट के कंपाउंड ज़्यादा नहीं मिलते, क्योंकि क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में एक ऑर्डर्ड होता है, एक अरेंजमेंट होता है। अभी इसे आप अपने रियल लाइफ एग्जाम्पल से भी कंपेयर कर सकते हैं। एनर्जी मास इक्विवेलेंस m इज इक्वल्स टू E/c², जिसे हम E इज इक्वल्स टू mc² से भी जानते हैं। इस लॉ को एल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिया था सितंबर 27, 1905 में। It followed from the special theory of relativity that mass and energy are but different manifestations of the same thing, a somewhat unfamiliar conception for the average mind. Furthermore, the equation E is equal mc², in which energy is thought equal to mass multiplied with the square of the velocity of light, showed that very small amount of mass may be converted into a very large amount of energy, and vice versa. The mass and energy were in fact equivalent, according to the formula mentioned above. This was demonstrated by Cockcroft and Walton in 1932 experimentally. ये लॉ ह्यूमंस के लिए सबसे फायदेमंद एज वेल एज सबसे खतरनाक भी साबित हुआ है। प्रॉफिटेबल इसलिए क्योंकि E इज इक्वल्स टू mc² ने एक अनोखा रिलेशन दिया। बचपन से लेके आज तक हमने पढ़ा है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट ये सेंटेंस इनकम्प्लीट है। एनर्जी एंड मास का रेशियो पूरे यूनिवर्स में कांस्टेंट है।
यानी कि हम एनर्जी को मास में एंड मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमें एनर्जी प्रोड्यूस करने का एक नया साधन मिला एंड जिसकी वजह से एटम बॉम्ब का इन्वेंशन हुआ। हालांकि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने एटम बॉम्ब के लिए इस फॉर्मूला को नहीं डिस्कवर किया था, बट एटम बॉम्ब का मैन्युफैक्चरिंग E=mc² पे बेस्ड है। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, मैनकाइंड इन्वेंटेड द एटॉमिक बॉम्ब बट नो माउस वुड एवर कंस्ट्रक्ट अ माउस ट्रैप। हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टेनिटी। सर वर्नर कार्ल हाइजेनबर्ग, जो कि एक जर्मन फिजिसिस्ट थे, उन्होंने प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टेनिटी दिया था फरवरी 1927 में। बोहर्स एटॉमिक मॉडल के फेलियर का सबसे बड़ा रीज़न था हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टेनिटी। ये प्रिंसिपल कहता है कि हम किसी भी पार्टिकल का पोजीशन एंड मोमेंटम एक साथ नहीं बता सकते, जो कि एक्सटेंशन है डी ब्रोगली हाइपोथेसिस का। एवरी मैटर हैज़ डुअल नेचर, पार्टिकल एज वेल एज वेव। प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टेनिटी के हिसाब से अगर किसी पार्टिकल का मोमेंटम नोन है तो पोजीशन में अनसर्टेनिटी बढ़ जाती है, एंड अगर पोजीशन नोन है तो मोमेंटम में अनसर्टेनिटी बढ़ जाती है। और सर नील्स बोहर ने अपने एटॉमिक मॉडल में इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम एंड पोजीशन दोनों ही एक समय पे एक साथ डिफाइन कर दिया था। हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टेनिटी क्वांटम मैकेनिक्स की दुनिया में एक मेजर रोल प्ले करता है। तो ऐसे ही साइंस के और इन्फॉर्मेशन के लिए देखते रहिए मेरे वीडियोस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको ऐसा लगा कि इस वीडियो में कुछ गलत बताया गया है तो कमेंट ज़रूर करना। तो गाइस, अप्रैल एविएशन इस चैनल को ज़रूर चेक कीजिए। मैंने तो इस चैनल के वीडियोस देखे, मुझे तो काफ़ी पसंद आए। मिस्टर अभिनव दुबे ने जिस तरह से रोस्ट किया है, आपको भी रोस्टिंग से प्यार हो जाएगा। तो आ गए मुंह उठा के ससुराल शक्तियों का तारे घंटा। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो देखिए और मज़े कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं।